मुहावरों के पीछे पूरी कहानी होती है, चाहे वो किसी जुबान के ही क्यों ना हो। इनमें सदियों के इंसानी तजुर्बात और जहानत छुपी होती है। पिछले दिनों सराइकी के बड़े मुहक्किक शौकत मुगल का इंतकाल हुआ। उन्होंने बड़ी मेहनत और रिसर्च से सराइकी के मुहावरों पर काम करके उन्हें इकट्ठा किया, अपने इलाके के कल्चर और जुबान को नई जिंदगी दी। पोठोहार की बात करें तो नौजवान लिखारी फैसल अरफान ने पोठोहारी, अखंडे और मुहावरों पर काम करके एक शानदार किताब मुरतब की और दाद पाई। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, कश्मीरी और उर्दू जबान में अपने अपने मुहावरे हैं। इन मुहावरों का कमाल ये है कि जो बात आप किताब लिखकर किसी को नहीं समझा सकते, वो एक मुहावरे में समझ आ जाती है। आजकल इस्लामाबाद में जो सियासी सर्कस चल रहा है, उस पर कई मुहावरे याद आते हैं। फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने बहुत कुछ वाजिया कर दिया। 2 साल की हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा छट्टा जिस तरह उन्होंने खोला, वो जहाँ शानदार था वहीं हैरान कुन भी। मान लेते हैं कि सियासी हुकूमतों और जमहूरियत में पार्टियों के अंदर और बाहर इख्तलाफात होना एक फितरी बात है। जमहूरियत बनी ही इसलिए थी कि लोग अपनी आवाज बुलंद कर सकें। ताहम अब देखने में आ रहा है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत में इंतशार पैदा हो गया है। जो कुछ कबीना के अरकान खुलेआम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उससे मुझे नवाज शरीफ का पहला और बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत याद आ रहा है कि जब भी हुकूमतें गिरने का वक्त आता तो कबीना के कुछ लोग मीडिया को बुलाकर कुछ खबरें लीक करते और धीरे धीरे माहौल बनता। और एक दिन आता कि कुछ अहम वजीर कबीना से निकलकर उस वक्त के सदर से मुलाकात करके अपने इस्तीफे पेश कर देते, साथ ही हुकूमत की नालायकियों का पर्दा चाक करते और चंद दिनों बाद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की छुट्टी। इस तरह की सूरत हाल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पेश आई थी, जब फैसल सालेह हयात जो वजीर दाखिला थे के खिलाफ एक कालम छपा कि इंसानी स्मगलिंग हो रही है। फैसल सालेह का ख्याल था कि इसके पीछे चौधरी बरादर थे, तो उन्हें वजारत से हटवाकर अपना बंदा लगवाना चाहते थे। फैसल सालेह हयात ने अपने अगले दिन चौधरी शुजात हुसैन जो निगरान वजीर आजम थे और चौधरी परवेज इलाही जो वजीर आला थे को उधेड़ कर रख दिया। लेकिन इस शाम परवेज मुशर्रफ ने दोनों को अपने दरबार में बुलाकर मामला सेट करा दिया। लेकिन चौधरियों ने जो मकसद पूरा करना था वो हो गया। फैसल सालेह हयात को दोबारा वजारत दाखिला न मिली। एक पार्टी में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जिनके मुख्तलिफ मुफादात होते हैं, लेकिन जिस तरह की लड़ाइयाँ तहरीके इंसाफ के वजीरों में देखने में आ रही हैं, माजी में ऐसी कभी नहीं थी। लगता है वजीर आजम खुद इन लड़ाइयों को एंजॉय करते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आसफ की लड़ाई, चौधरी निसार और एहसन अकबाल की लड़ाई और फिर इसहाक डार और शाहिद खाकान आबासी की लड़ाई एंजॉय करते थे। लेकिन वो सियासी लोग थे, लड़ाई भी तरीके से करते थे कि बहुत कम खबरें बाहर निकलती थीं। ये हुक्मरानों का पुराना तरीका है कि अहम वजीरों को एक दूसरे से लड़ाते रहो ताकि वो सबके दरबार में हाजिर होकर एक दूसरे की शिकायतें करते रहें और कभी इकट्ठे होकर बादशाह के खिलाफ बगावत न कर बैठें। पुराने वक्तों में बादशाहों के खिलाफ बगावतें हमेशा दरबार के सरदार करते थे, लिहाजा आप तारीख में हमेशा देखेंगे कि बादशाह और दरबारियों को लड़ाकर ही हुकूमत करते आए हैं। यह फार्मूला अंग्रेजों से पहले भी राइज था और आज भी है, लेकिन बदनाम सिर्फ अंग्रेज हैं। मगर जिस तरह मौजूदा काबीना के वजीर खुलकर एक दूसरे के सामने आए हैं, ये पहले कम होता था। इसमें सरबराह हुकूमत का अपना भी कसूर है कि अपने इर्द गिर्द गैर मुंतखब मशीरों को इकट्ठा कर रखा है और मुंतखब वजीरों को वो अहमियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। 20 के करीब मशीर वजीर आजम साहब ने मुकर्रर कर रखे हैं। चंद सियासी मशीर वाकई अच्छे हैं, लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स आए हैं उन्होंने जो वारदातें की हैं वो अपनी जगह पीटीआई के लोगों के लिए हैरान कुन है। कोरोना की वजह से काबीना अजलास के लिए SOPs की वजह से मुख्तलिफ वजीरों को मुख्तलिफ दफ्तरों में बिठाया गया, लेकिन मशीर इमरान खान साहब के साथ बैठ रहे हैं जबकि बाकी वीडियो लिंक पर हैं। इस पर बहुत से वजीर नाराज हैं कि हमारी कोई अहमियत नहीं। इसका रद्द अमल भी सामने आना शुरू हुआ और वजीरों ने खुलकर मशीरों पर तनकीद कर दी। कुछ वजीर भी नाखुश हैं कि जब नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद के स्कैंडल काबीना इजलास में पेश हुए तो इससे पहले कि कोई वजीर बात करता, वजीर आजम दोनों की तारीफें करने लगे। कुछ वजीरों को ये भी अच्छा न लगा कि माल वो लोग बना रहे हैं और बदनामी उनके खाते में आ रही है। अब फवाद चौधरी जिस तरह खुलकर बोले हैं और पीटीआई के वजीरों ने टीवी शोज में बैठकर फवाद को तनकीद का निशाना बनाया है, इससे सब हैरान हुए कि ये सब क्या चल रहा है। फयाज चौहान ने सख्त जबान इस्तेमाल की तो शफकत महमूद ने भी फवाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फी बुखारी ने टीवी शो में कहा कि फवाद को खबरों में रहने का शौक है, उसे ज्यादा सीरियस ना लें। इससे पहले काबीना में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फैसल वावडा और फवाद चौधरी में शदीद बहस हो गई जो शाम तक टीवी चैनल्स पर फैल चुकी थी। समझा जा रहा था कि शायद फवाद चौधरी इस वाक़े से दब जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए मजीद संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई वो इस काबिल नहीं कि मुल्क को चला सकती। उन्होंने खुलकर नाम लिए जिनमें वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर कौमी असम्बली के नाम शामिल थे कि वो इस काबिल न थे कि उन ओहदों पर लगाया जाता। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कमजोर लोग अहम ओहदों पर लगाए, जिससे ये तासुर मिला कि वो किसी ताकतवर को आगे नहीं देख सकते। अगरचे माजी में देखा गया है कि अक्सर वज़ीर आज़म अपनी बरात
برادری اور علاقے کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کرتے رہے ہیں، لیکن اب پنجاب کی بیوروکریسی کو شکایت ہو رہی ہے کہ صرف خیبر پختونخوا سے ہی افسران کو اعلیٰ عہدے دیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں یہ شکایتیں بلوچستان اور سرائکی علاقوں کے افسران کرتے تھے اور انہیں اسلام آباد میں اہم عہدے نہیں ملتے۔ اب پنجابی بیوروکریٹ یہی سمجھتا ہے۔ بیوروکریسی میں مزے اس گروپ کے ہوتے ہیں جس کا بیچ میٹ پرنسپل سیکرٹری لگ جاتا ہے۔ کسی بیچ میٹ کو ملک کے اندر اعلیٰ عہدے پروموشن ملتی ہے تو کسی دوست کو بیرون ملک پوسٹنگ یا بیٹھے بٹھائے 22 گریڈ مل جاتا ہے۔ ہر پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ یہی مسئلہ رہا ہے۔ چلے عمران خان صاحب کے اپنے اتحادیوں سے اختلافات کی سمجھ آتی ہے کہ وہ مختلف سیاسی اپروچ کے مالک ہیں، لیکن جب وزیر اعظم کے اپنے وزیر لڑ رہے ہوں اور وہ اس پر خوش رہیں کہ گوروں نے کہا تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ فارمولہ ہر دفعہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وان متی کے کنبے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے جو بڑی محنت سے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اکٹھا کر کے بنایا گیا تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب کو کون سمجھائے کہ بان متی کا کنبا جب آپس میں لڑتا ہے تو ہمسائے سے زیادہ اپنی کٹیا جلا بیٹھتا ہے اور پھر ملبے پر بیٹھ کر مظلومیت کے آنسو بہاتا اور در بدر پوچھتا پھرتا ہے مجھے کیوں نکالا۔